मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का सीयूईटी का डोमेन सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी का जो बुक फर्स्ट है हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट बुक आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं टाइम की बचत करते हुए। ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं फटाफट लिखूंगा नहीं, बताते चलूँगा, ध्यान देना। फर्स्ट बुक, जो फर्स्ट बुक हमारा है, देखो इसमें ना सारे चैप्टर हमें देखने हैं। डिलीट हुआ वो भी, जो नहीं हुआ वो भी। ठीक है, सारे देखने हैं। डिलीट का कोई रोल नहीं है कि भाई डिलीट हो गया तो नहीं पढ़ना है। मानव भूगोल, मानव भूगोल इसमें देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी? रेडजेल ने दी। एक तरह से मानव भूगोल तीन वैज्ञानिकों ने दिया है, रेडजेल, एलन सैंपल और पाल विडाल डी लाप्लास। समझ में आया? रेडजेल, लेकिन मान के ज़्यादातर किसका चलते हैं? रेडजेल का। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब देखो, अब है इसमें जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो तुम्हारा पूछ सकता है कि निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद किसकी संकल्पना है? भाई नवनिश्चयवाद मतलब रुको और जाओ, है ना। निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहता है। ठीक है, नवनिश्चयवाद किसकी संकल्पना किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। ठीक है दोस्तों, किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। ये क्या कहता है कि भाई ना हमें प्रकृति पर पूर्ण निर्भर होना, ना प्रकृति का पूरा विनाश करना है, बल्कि बीच का रास्ता अपनाना है। ठीक है, हो जाएगा ना? आगे बढ़ो। आगे क्या है? आगे तुम्हारा ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र है, जिसमें सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या है? व्यवहारवादी भूगोल, कल्याण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, मतलब समाज की बात हो रही है। अब राजनीतिक भूगोल, राजनीति में पावर की बात होती है, मतलब चुनाव भूगोल, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा ना? आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मतलब जिसे पैसे की प्राप्ति हो। कृषि भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया। क्लियर है? बस खत्म। आगे देखो, सेकंड चैप्टर पे आ जाओ। सेकंड चैप्टर हमारा विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है, पहले मैं वही डिफाइन कर देता हूँ। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो पूरे जनसंख्या फैली हुई, इसको जो विश्व जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? वितरण, वितरण मतलब धरती पर लोगों का फैलाव। ठीक है, वितरण। घनत्व, एक वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या बसी होती है उसको घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। वृद्धि, तो वृद्धि क्या है भाई? दो समांतरालों के बीच जनसंख्या में दो परिवर्तन आता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। अब आगे क्या है कि 10% इलाके में, है ना, 10% छोटे से क्षेत्र में 90% व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, जबकि 90% क्षेत्र में 10% व्यक्ति निवास करते हैं। कहने का मतलब है छोटे से क्षेत्र में बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है और बड़े से क्षेत्र में कम जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण क्या है? मूलभूत जरूरतों का होना। ठीक है दोस्तों, जैसे दिल्ली कितना छोटा सा देश है, सॉरी कितने छोटी सी क्षेत्र है, राजधानी है, तो देखो कितने सारी घनी आबादी बसी हुई है। और वहीं राजस्थान ले लो, राजस्थान को देखो, तो फर्क समझ में आ गया? आगे देखो, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व हो गया प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? जल, जलवायु, भू आकृति और उपजाऊ। ठीक है, आर्थिक कारक कौन कौन सा? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। हो जाएगा एक नंबर का। अब आगे है कि भाई जनसंख्या धनात्मक वृद्धि, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है, और नेगेटिव यानी ऋणात्मक जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होता है, ऑपोजिट उसका। ठीक है दोस्तों, अच्छा। अब आगे है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर मतलब 1000 स्त्रियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, और मृत्यु दर एक वर्ष में 1000 जनसंख्या में एक साल में मरने वालों की संख्या। ठीक है, हो जाएगा। अब उद्गम स्थान, प्रवास, प्रवास किसे कहते हैं? किसी कारण से जब एक व्यक्ति दूसरे स्थान पे आवागमन करता है। उद्गम स्थान जहाँ से व्यक्ति उठता है, मतलब जाता है। ठीक है, गमन करते हैं, जहाँ से उठते हैं, जाते हैं। गंतव्य जहाँ पे आगमन करते हैं, आते हैं। ठीक है, अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं, अप्रवास। उत्प्रवास जो किसी नए स्थान से बाहर चले जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा ना? आगे बढ़ो। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कि भाई जहाँ बेरोजगारी की निम्न दशा हो, मतलब एक तरह से गांव समझ लो, और अपकर्ष को अपकर्ष मतलब आकर्षित करती है जो चीज़ें।
प्रतिकर्ष मतलब बेरोजगारी होती है, निम्न दशा होती है, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक जलवायु होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये सब चीज़ों को छोड़कर मनुष्य गांव से शहर की ओर आता है, मतलब आकर्षित होता है। वहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशा, शांति मिलती है, जीवन की संपत्ति, सुरक्षा की संपत्ति, सब चीज़ मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे है, आगे देखो फटाफट देखो। ये भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। अब जननांगीय संक्रमण, जननांगीय संक्रमण की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है, हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ो, फिर आ जाओ थर्ड चैप्टर पे आ जाओ। थर्ड चैप्टर तो डिलीटेड था, लेकिन डिलीट चैप्टर भी इसमें आ रहा है। ठीक है, आयु संरचना, जनसंख्या संगठन जो थर्ड चैप्टर है, इसमें क्या कहता है? लिंगानुपात वगैरह आयु संरचना की बात कहता है। आयु संरचना 0 से 14 बालावस्था, ठीक है, मतलब आश्रित जनसंख्या, 15 से 59 कार्यशील जनसंख्या, 60 से ऊपर वृद्धावस्था। यह आ गया। आयु संरचना 3 भागों में बांटी हुई है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। भारत का लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुष पर कितना है? 940 महिलाएं। ठीक है, हो जाएगा ना। लिंगानुपात मापने का सूत्र क्या है? यही है, गुणे में 1000 लगा देना, खत्म। पुरुष की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या गुणे में 1000। ठीक है दोस्तों, आना मजा। आगे देखो, आ जाओ देखो। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग, जो 7 साल से ऊपर से हो, जिसको पढ़ना लिखना आता हो। ठीक है, हो जाएगा, बस खत्म। आगे देखो, मानव विकास की परिकल्पना किसने दी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। क्या बोला? मानव के विकल्पों में वृद्धि करना, जीवन में सुधार लाना। एक नंबर का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। वृद्धि और विकास, वृद्धि किस में होता है? मात्रात्मक में, और इसका मूल्य निरपेक्ष होता है। ठीक है, और विकास गुणात्मक में होता है, इसका मूल्य सापेक्ष होता है। बस खत्म, आगे बढ़ो। आगे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, जो आता वही बोलना है। ठीक है, मानव विकास के उदाहरण डॉक्टर महबूब उल हक ने दी। इनके मित्र कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, अच्छा, मानव विकास के स्तंभ कितने हैं? 4। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ठीक है, हो जाएगा ना। HDI का फुल फॉर्म क्या? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये किन आधारों पर देशों का लिस्ट तैयार करते हैं? भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। ठीक है दोस्तों, मानव विकास का उपागम कितने हैं? 4 उपागम है। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। क्षमता उपागम किसने दिया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है। अच्छा, आधारभूत आवश्यकता उपागम में किन 6 चीज़ों की पहचान की गई है? किसके द्वारा? ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति। ठीक है, 6 चीज़। आगे देखो, UNDP जो है, UNDP 1990 से कार्यरत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या है? GNH, जो भूटान में एक अकेला देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, इसका फुल फॉर्म है GNH का। आगे देखो, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार कहता है भारत 126वें स्थान पर था, और 2016 में यह 131वें स्थान पर, और 130 से पीछे हो गया। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा ना, बस खत्म। आगे आ जाओ, 5वें चैप्टर पे आ जाओ, प्राथमिक क्रिया। अब देखो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब बताऊंगा। प्राथमिक क्रिया मतलब कच्चा माल, जो भी उपलब्ध है मानव के पास, प्राकृतिक संसाधन जो भी उपलब्ध है उसको मानव सीधा उपयोग करता है, इच्छा आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति करता है, प्राथमिक क्रिया। द्वितीयक क्रिया विनिर्माण भी कहते हैं इसको। कच्चा माल का उपयोग करके मानव जब कोई नया माल बना देता है, ठीक है, नए माल में परिवर्तित कर देता है, जब उसका मूल्य बढ़ जाता है उसमें, ठीक है, ज्ञान कौशल तकनीक लगा के, तो रेट बढ़ जाता है। जैसे लकड़ी कच्चा माल है, लकड़ी से उसने बना दिया बैट या फर्नीचर या कुर्सी, तो रेट बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया। ठीक है, द्वितीयक क्रिया बोलते हैं विनिर्माण। तृतीयक क्रिया मानव और सेवा, 2 चीज़, मानव और सेवा द्वारा जो प्रदान की जाती है सेवाएं, हर कोई सेवा कर रहा है तो वही तीर्थ। चतुर्थ खोज अनुसंधान। पंचम जज, निर्णय करता, ये सब आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आखेट, आखेट का मतलब क्या? शिकार करना। आगे देखो, पर प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जिनका घर जाता है, घर से बाहर होता है, उनको लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। ये भी पूछ लेते हैं 1 नंबर का। आगे देखो, च्युइंगम को चूसने के बाद जो भाग बच जाता है उसे क्या कहते हैं? भाई चिकल कहते हैं उसको। ठीक है, और ये जो पाटा वृक्ष के दूध से बना होता है। हाँ भाई ध्यान देना। चलो 80% उच्चारण, जो अपने पशुओं के साथ
चारों ओर पानी की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार आवागमन करते रहते हैं अपने पशुओं के साथ। गर्मी में ठंड की ओर, ठंड की ओर गर्मी और, ठीक है, हो जाएगा। हाँ भाई बहुत है भाई। वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ कहाँ किया जाता है? वाणिज्य पशुधन पालन नाम से पता चल रहा है। वाणिज्य पशुधन पालन का मतलब भाई व्यापार करने के लिए जो वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, ठीक है। चावल प्रधान ज्ञान निर्वाह कृषि, चावल रहित ज्ञान निर्वाह कृषि। चावल प्रधान में चावल प्रधान होता है, चावल उगाया जाता है परिवार के सभी सदस्य। चावल रहित में चावल प्रधान नहीं होता, चावल की जगह दूसरा फसल उगाया जाता है, गेहूं, मक्का, ये सब, ठीक है। अब स्थानांतरित झूम खेती करते हैं दैन कृषि। इसमें क्या होता है? फसलों को जला के खेती करे तो तैयार करते हैं, जलवीरा को रोता का काम करती है। रोपण कृषि की शुरुआत किसने की? यूरोपीय लोगों ने की। फसली कृषि चाय कॉफ़ी मतलब पीने वाला, ठीक है, ये है, हो जाएगा। अब फेजेंडा किसे कहा जाता है? भाई कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार करना अनाज का। विस्तृत मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला होता है इसका खेत, मतलब एक तरह से गेहूँ ले लो इसमें। आगे देखो, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है? खेत भी होता है, साथ साथ पशुपालन भी, दोनों काम किए जाते हैं एक साथ, ठीक है। डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है और ये ज़्यादातर शहरों क्षेत्रों में लगाया जाता है क्योंकि परिवहन की अच्छी व्यवस्था मिलती है और डिमांड वहाँ पे अधिक होती है शहरों में, इस वजह से जल्दी खपत हो जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि, भाई खट्टे फलों की कृषि के लिए मशहूर है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र की जरूरतें पूरी करती है? जो विदेशों की जब डिमांड बढ़ती है ना, तो वहाँ पे इनकी खट्टे फलों की कृषि पूरी करती है, हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखो फटाफट, छोड़ना नहीं है। नीदरलैंड में पुष्प उत्पादन को क्या कहा जाता है? हाँ बताओ बताओ। हाँ, तो पुष्प उत्पादन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पुष्पोत्पादन, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, खनन। खनन क्या है भाई? खुदाई करके जो खनिज निकालते हैं। खनन के दो प्रकार होते हैं, कुपकी और धरातलीय, ठीक है, हो जाएगा, बस खत्म। आगे आ जाओ, अगले चैप्टर, द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया विनिर्माण बता दिया भाई, कच्चे माल से नए माल में परिवर्तित कर देना। अच्छा, अब इसमें है उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। जल, मतलब उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाए जाते हैं? जहाँ जल होती है, जलवायु अच्छी हो, श्रम अच्छे हो, सस्ते हो और आसपास बैंक हो, बाजार हो, ठीक है दोस्तों, ये सब प्रभावित करते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे फटाफट देखो। अब देखो उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भाई कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या होता है? परिवार के सभी सदस्य काम कर रहे होते हैं, ठीक है। चटाई, बर्तन वगैरह ये सब स्थानीय चीज़ें बनाते हैं। और छोटे पैमाने के उद्योग, ये कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं। कार्यस्थल इनका घर से बाहर होता है। रोजगार इसमें अर्धकुशल कुशल दोनों श्रमिक की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योग में सिर्फ कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है और कच्चा माल भी जरूरत होती है। कच्चा माल यहाँ से भी आता है आसपास से और बाहर से भी आता है। रोजगार की अधिक आवश्यकता होती है इसमें। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, भाई स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, निजी जो प्राइवेट लोगों द्वारा लगाया जाता है। संयुक्त मतलब जो सरकार और निजी दोनों मिलकर लगाते हैं, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, भाई कृषि उद्योग है और खनिज है, रसायन है, वनों पर आधारित पशु है, ये सब हो गया। आगे देखो, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? भाई कोयला क्षेत्र वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे जंग लग गया है, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इसके महत्व कम हो गया है, बस खत्म। लोहा इस्पात को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग हर चीज़ को बनाने में लोहे का इस्तेमाल होता है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? भारी उद्योग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, आ जाओ, सफ़ेद कॉलर श्रमिक, हो जाएगा। आगे देखो, बस खत्म। आगे आ जाओ, 7वें चैप्टर पे आ जाओ। तीर्थक क्रिया, परिवहन और सेवा द्वारा जो सेवा दी जाती है उसे तीर्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, हाँ भाई, अब इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें पूछ सकता है भाई नोड और योजक। नोड क्या है भाई? दो, हो जाएगा ना, कर लोगे ना। नोड कि भाई दो अथवा दो अधिक मार्गों का संधि स्थल, नोड। और योजक प्रत्येक जो नोडों को जोड़ने वाली योजक कहलाती है, ठीक है। परिवहन, परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक क्या? मांग। मांग जितनी बढ़ेगी परिवहन उतना बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखो, आ जाओ, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक मांग, परिवहन, जलवायु, है ना, ये सब है, हो जाएगा ना। हाँ भाई, अच्छा, हाँ भाई वो इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान देना कि भाई चिकित्सा पर्यटन में सबसे ज़्यादा उभरने वाला देश, विकासशील देश। ओ भाई गजब, विकासशील, हाँ विकासशील। इसमें भारत सबसे आगे है, भारत। और कौन कौन से? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब विकासशील देश आगे हैं चिकित्सा क्षेत्र में,
जब 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आया था, तो इस वजह से फेमस हो गया। ठीक है, आगे देखो, पंचम क्रियाकलाप ब्राह्य स्रोतन क्या होता है? बाह्य स्रोतन मतलब ठेके पर काम देना, दक्षता और सुधार लाना, ये होता है। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो 8वां चैप्टर देखो दोस्तों। 8वें चैप्टर में क्या है? अंकीय विभाजन समझना। इसमें अंकीय विभाजन मतलब विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में जो विकास करते हैं बराबर रूप से विकास करना। कोई देश आगे पिछड़ जाता है, कोई देश आगे निकल जाता है, उसी को बोलते हैं अंकीय विभाजन। परिवहन और संचार, 8वां चैप्टर देखो। परिवहन और संचार जो है, परिवहन तो परिवहन की कितनी विधाएं? 3 विधाएं, जल, थल, वायु, है ना। पाइपलाइन भी आ गई है इसमें। सड़क परिवहन की विशेषता क्या है बता दो? बोझा, हाँ भाई देखना, अच्छा महामार्ग की हाईवे की जो होती है तो चौड़ाई कितनी होती है? 80 मीटर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या पूछ सकते हैं इसमें? देखो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या जो 7 है, NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये ध्यान रखना। सबसे सघनतम विश्व रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। रेल मार्ग कितने? 3 रेल लाइनों बटा हुआ है, 3 लाइनों बटा हुआ है, मीटर, मानक और छोटी लाइन। ठीक है दोस्तों, बस यही कर लो, बेड़ा पार है। आगे देखो और देखो और देखो क्या रह गया, और देखो कटान, हाँ देखो देखो देखो, पार साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता देखना भाई। पार साइबेरियन विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? पार साइबेरियन, जो रूस में स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई 9,322 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। आगे देखो पार कैनेडियन। अच्छा, पार साइबेरियन में ना सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ, ये भी ध्यान रखना। पार कैनेडियन, ये पार कैनेडियन नाम से पता चल रहा है, पार कैनेडियन मतलब कनाडा में स्थित है। 7,050 किलोमीटर लंबाई है इसकी। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक फैला हुआ है। 1886 में इसका निर्माण हुआ। हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओरिएंट एक्सप्रेस, ये भी पूछ लेते हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस में 10 दिनों की तुलना में 96 घंटे रह गया जब से ये बना है विदेशों में। और उसमें सबसे ज़्यादा जो निर्यात होती है चीज़ें, पनीर, सुअर का मांस, फल, ये सब निर्यात होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 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 आगे क्या है। हाँ देखो, हाँ भाई नहर देखना। मानव निर्मित 2 नहर कौन से हैं? 2 बड़े बड़े, स्वर्ण नहर और पनामा नहर। स्वर्ण नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मिस्र में है स्थित, है ना। लाल सागर, भूमध्य सागर, 2 सागरों को जोड़ता है। 11 से 15 मीटर इसकी गहराई है। 160 किलोमीटर लंबा है। 100 जलियान आवागमन करते रहते हैं। पनामा नहर के बारे में देखते हैं। ये अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण हुआ। 72 किलोमीटर लंबी है, 12 किलोमीटर गहरी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। किसके बीच? न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच व्यापार करने में। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है। 700 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, कोयला क्षेत्र से होकर गुजरती है, इस वजह से ये प्रमुख है। चलो, वायु परिवहन बता दो किस लिए महत्वपूर्ण है भाई। पाइपलाइन में किसका निर्यात किया जाता है? जल, पेट्रोलियम, तरल पदार्थ, गैसों का, इन सब का। अच्छा, सबसे प्रसिद्ध पाइपलाइन अमेरिका के पास, बिग इंच नाम है उसका, प्रसिद्ध पाइपलाइन। ठीक है, अच्छा अब अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ अंतरिक्ष क्षेत्र में कब उसने सबसे पहले शोध किया? 1970 में किया सबसे पहले। ठीक है, अच्छा WWW कब? फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जगत जोड़ता जाल। हो जाएगा। आगे देखो, आगे आ जाओ, 9वें चैप्टर पे आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 2 या 2 से अधिक देशों द्वारा किया जा रहा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, और राष्ट्रीय अपने राष्ट्र के अंदर राज्यों में जो होता है राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। समझ में आ गया। विनिमय व्यवस्था, विनिमय मतलब वस्तु को बदले वस्तु देना, विनिमय व्यवस्था कहलाता है। और क्या है? आगे देखो, देखो देखो क्या है। WTO, गाट की स्थापना। गाट का फुल फॉर्म क्या है? हाँ बताओ। हाँ, ध्यान रखना। फिर गाट से फिर नाम चेंज हो गया। 1945 में बना था विश्व व्यापार संगठन, इसका नाम चेंज हो गया, WTO कर दिया गया फिर 1995 में। ठीक है, और देखो
हाँ, धनात्मक व्यापार, ऋणात्मक व्यापार। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है? जब किसी देश का निर्यात अधिक और आयात कम होता है तब धनात्मक। और ऋणात्मक जब किसी देश का निर्यात कम और आयात अधिक होता है तो ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव, माइनस में चले जाता है फिर वो। व्यापार संतुलन जब आयात निर्यात समान रूप से हो, ठीक है, हो जाएगा ना। द्विपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक मतलब जब दो देशों के बीच व्यापार होता है। बहुपार्श्विक जब दो से अधिक देशों के साथ होता है। अच्छा, 1 नंबर का अगला क्वेश्चन, MFN का फुल फॉर्म सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना भाई। अब डंप करना किसे कहते हैं? कि भाई लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि अलग अलग कारणों से किसी वस्तु का कीमत अलग अलग देशों में अलग अलग रखना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, गाट की स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ध्यान रखना। इसका नाम कब बदला गया? 1995 में। क्या किया गया? WTO। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आ सकता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे देखो और क्या है, देखो बस खत्म दोस्तों, ठीक है। अच्छा, 10वां चैप्टर तो रह गया, मानव बस्ती। मानव बस्ती में देखो क्या है, देखो मानव बस्ती। अच्छा, मानव बस्ती में सहंत और परकीन बस्ती। सहंत बस्ती ये जो होते हैं ना, एक तरह से गुच्छित बस्ती, ये मकान एक दूसरे से सटे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। परकीन बस्ती ये मकान एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, बस खत्म, ठीक है। बस देखो और क्या आ सकता है। हाँ भाई, रैखिक बस्ती के जो प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार है, अरीय प्रतिरूप, रैखिक प्रतिरूप, ठीक है। रैखिक मतलब एक लाइन में जो बस्ती बनी होती है एक रेखा के अनुसार, ठीक है। तारे के आकार का प्रतिरूप, जैसे तारा होता है ना, इस तरह से जो बस्ती बसी होती है, ठीक है। टी आकार का प्रतिरूप, दोहरा प्रतिरूप, ये सब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, बस और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखो अच्छा, 1 नंबर का यहाँ पे ये दे सकता है कि भाई 1950 में न्यूयॉर्क ने श्रेय प्राप्त किया महानगर मेगा सिटी का होने का। पेज नंबर 98, ठीक है, मेगा सिटी बना। और वर्तमान में एक तरह से 25 मेगा सिटी कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ भी आ सकता है दोस्तों, कुछ भी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो गया इस तरह से ख़त्म, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि फटाफट आप तक वीडियो अगले बुक का पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। नचिया